अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोमैकेनिक्स के चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि आपके मसल के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जब भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हो रही होती है, जो कि ओवरऑल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जब भी किसी भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो वहाँ पर क्या हो रही होती है, मसल की शॉर्टनिंग हो रही होती है। शॉर्टनिंग हो रही होती है यानी आपका जो मसल है वो कहाँ जा रहा होता है, अपनी इनर रेंज के अंदर जा रहा होता है। और इस शॉर्टनिंग के इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हो, वो एक दूसरे के करीब मूव करे, क्या हो, वो अप्रॉक्सीमेट हो, ठीक है, यानी वो कंप्रेस हो, ठीक है, तो ही ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, शॉर्टनिंग का होगा। अब यहाँ पर आपने बात याद रखनी है कि जब भी किसी भी मसल के पास कोई भी इंपल्स आती है और वहाँ पर एक क्या बनता है, मोटर यूनिट बनता है, तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। और उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे होते हैं। जो जी लाइन है वो हमारे पास ए बैंड की तरफ मूव करती है। जी लाइन्स क्या होती हैं, ए बैंड की तरफ मूव करती हैं। ये हमारे पास जो हमारा आई बैंड है वो क्या हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता नैरो हो जाता है। और हमने कहा था एक हमारे पास एच जोन होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर। यहाँ पर अगर मैं आपको इस इमेज में दिखाऊं तो हम लोगों के पास सिंपली हमने कहा था कि दो जी लाइन्स होती हैं और जी लाइन्स के दरमियान एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हैं सार्कोमियर, ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली हुई है। अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास क्या होता है, एक ए बैंड होता है और एक क्या होता है, हमारे पास आई बैंड होता है। तो यहाँ पर वो हमें क्या कह रहे हैं कि आपके पास जी लाइन से एक दूसरे के करीब आती हैं, यानी जो आपका आई बैंड है वो क्या होता है, वो एक दूसरे के करीब मूव करता है। जो हमारा ए बैंड है वो अल्टीमेटली नैरो होगा और इसके अंदर जो बीच में एक एच जोन था ना, यानी ये हमारा ए बैंड है और ए बैंड के बीच में हमारे पास एक एच जोन है। क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो आपका जो ए हमारे पास ये जो एच जोन था ना वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, यानी ओवरऑल क्या हो जाती है, शॉर्टनिंग हो जाती है। अब हम लोगों ने ये चीज़ तो अच्छे से पढ़ ली। अब हमारे पास ना एक चीज़ आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी कि क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं। वो किस तरह से होते हैं, हमारे पास ना कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि हमारे इस तरह से आ रही होती है, बाहर को निकल रही होती है, ठीक है, इनके साथ आकर जो है वो क्या हो जाती है, लिंकेज हो जाती है। यानी आप कहते हैं कि जो मायोसिन फिलामेंट की प्रोजेक्शंस हैं उनके ऊपर आकर फिजिकल लिंकेज बनता है, किसका, एक्टिन फिलामेंट्स का। और अल्टीमेटली क्या होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। और अल्टीमेटली ये कहता है कि जो लिंकेज जितने ज़्यादा या जितने स्ट्रॉन्ग आपके लिंकेज बनेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, फोर्स की प्रोडक्शन होगी। और इन लिंकेजेस को बनाने के लिए आपको कैल्शियम की और एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो एटीपी की एनर्जी एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी एक्सपेंडिचर भी होगा। बहुत ज़्यादा बेसिक बातें हैं, ये चीज़ें हम 8th क्लास में भी पढ़ते हैं, 9th में भी हम लोगों ने पढ़ी थी, बायोलॉजी में भी हमने हर चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसलिए बहुत डिटेल में मैंने नहीं बताया। अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है और ये चीज़ आपने पढ़ ली है तो इतना ही इनफ होगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक हमारे पास ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स होती हैं। सिंपली क्या होता है, जिस तरह हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं उसी तरह हमारे पास एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। वो कहता है कि हमारे पास एक मसल फाइबर्स के अंदर एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेनस चैनल्स का, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि कुछ टाइनी ट्यूब्यूल्स होते हैं मसल्स के अंदर, जिनको आप क्या कह रहे होते हैं, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल कह रहे होते हैं। ये ट्यूब्यूल जो है वो हर मसल के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नली क्या हो जाते हैं, ये ओपन अप हो जाते हैं। अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका ना कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब वो फंक्शन क्या है कि हमारे पास क्या करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल मीडिएटर्स प्रोवाइड करती है किसी भी मसल की एक्टिवेशन के लिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिवेशन दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या है, मसल जब एक्टिवेट होता है उसके पास कोई इंपल्स आती है, उसके नतीजे में आपके मसल की क्या प्रोड्यूस होती है, कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्टनिंग प्रोड्यूस होती है। ये जो एक्टिवेशन है ना, ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं आपके मस्कुलर या माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, और फिर जाकर जो है वो मसल की एक्टिवेशन होती है और एक मसल के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ट्विच वगैरह होता है, ये सब चीज़ें उसके साथ रिलेट करती हैं, ठीक है। और ज़रूरी एक बात यहाँ पर है कि आपका मसल जब एक्टिवेट होता है तब ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट का मसल की एक्टिवेशन इतनी वीक होती है कि प्रॉपर्ली मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। आपने MMT मैनुअल मसल टेस्टिंग पढ़ी होगी, उसका जो हमारे पास ग्रेड होता है जिसमें हम ग्रेड 1 की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि मसल के ऊपर जब हम टच कर रहे हैं, जब हमने मसल को पैल्पेट किया और मसल को कमांड दिया मूव करने की, तो थोड़ी बहुत हमें एक ट्विच फील हुआ है, लेकिन मसल की ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन या रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि मसल की एक्टिवेशन तो है लेकिन मसल की एक्टिवेशन क्या है, वीक है, ठीक है। ये चीज़ आई होप कि आपको यहाँ से क्लियर होगी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हमारे पास कुछ
ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि इंटायरली मसल की लेंथ के अंदर पड़े होते हैं। इनका काम क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मीडिएटर्स प्रोवाइड करते हैं कि आपके मसल के एक्टिवेशन के लिए उनके ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है कनेक्टिव टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मसल। तो ये चीज़ तो ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं कि हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं। एंडोमाइसियम होती है जो हमारे पास हर फाइबर को कवर करती है। फिर हमारे पास होती है पेरीमाइसियम होती है, जब मसल फाइबर्स आपस में कनेक्ट होते हैं उनका एक बंडल बनता है तो ये उसको कवर करती है। और एपिमाइसियम होती है जो हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास जो भी फेसिकल्स या मसल के बंडल होते हैं ये उसको एज अ रिजल्ट क्या करती है, मसल फाइबर्स के बंडल को इनकेस करती है। ये सिंपल वर्ड्स में एक पूरे मसल को इनकेस करती है। ठीक है, और मसल टेंडन के साथ कंटिन्यू करती है। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली। इन द नेक्स्ट पार्ट हम ये पढ़ेंगे कि आपके मसल के फाइबर के साइज के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वेरिएशंस आ रही होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं आपकी ग्रोथ के साथ, जो कि डिपेंड करती हैं मसल की एक्टिविटी लेवल के साथ, और किस तरह से जो है वो मोटर यूनिट्स आते हैं और वो कॉन्ट्रैक्शन में रिजल्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।